तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर में सभी की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन अब राहत देने वाले आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो राजधानी दिल्ली के लिए सुखद खबर सामने आई है, जहां संक्रमण दर घटने के साथ ही मौतों की आंकड़े में भी कमी आई है। गुरुवार को 61,992 सैंपल की जांच में कोरोना की संक्रमण दर 4.30% दर्ज की गई और 2,668 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 13 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में बीते 5 जनवरी से रोजाना इससे अधिक मरीजों की मौतें हो रही थी। इस दौरान बीते 24 घंटे में 3,895 मरीजों को छुट्टी भी दी गई है। राजधानी में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 14,000 से नीचे आ गई है। कुल 13,630 सक्रिय मरीजों में से 9,581 अपने घरों में ही उपचाराधीन है। वहीं अस्पतालों में भी 1,314 मरीजों का उपचार चल रहा है। इनके अलावा 1,143 मरीजों को कोविड निगरानी केंद्र और 4 रोगियों को उनका उपचार कोविड स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। विभाग ने जानकारी दी है कि अस्पताल में भर्ती 429 मरीजों को ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है, जिनमें से 102 मरीजों की हालत काफी गंभीर है। इनके अलावा 504 मरीजों का उपचार आईसीयू में चल रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली में संक्रमण दर घटने लगी है और जो कोरोना के आंकड़े हैं वो भी कम आने लगे हैं। राहत भरी खबर दिल्ली के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की फिलहाल क्या कुछ तैयारियां? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार को भी कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं बाजारों के अंदर भीड़ है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से छूट दी गई है, यहाँ तक कि वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया, यहाँ तक कि मार्केटों के अंदर से ऑड इवन हटाया गया, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली, व्यापारियों को राहत जरूर मिली, मगर भीड़ भी काफी हद तक बढ़ती हुई चली जा रही है। मगर जिस तरीके से आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो 2600 के करीब आए हैं, यानी कि 2000 से ज्यादा के आंकड़े हैं। मगर यहाँ पर बात करें मरने वालों की संख्या की तो वो भी कहीं ना कहीं घटकर 13 रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं काफी बड़ी उपलब्धि हासिल जरूर हुई है दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की गई थी वो भी कारगर होती नजर आई। और आज डीडीएमए की बैठक भी है जिसके अंदर स्कूलों को खोलने के लेकर चर्चा की जा सकती है। और यहाँ तक कि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे रात को जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया जाता था, मगर अब किस तरीके से सख्ती की जाएगी और यह खतरा है, यानी कि तीसरी लहर का जो खतरा बताया जा रहा था वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और भी लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा स्कूलों को खोलने के लिए जो आज डीडीएमए की बैठक होगी उसके अंदर डीडीएमए किस तरीके से कह सकते हैं स्कूलों को खोलने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कि जो 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है ताकि सामान्य स्थिति हो सके। मगर यहाँ पर बात करें बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए जिस तरीके से स्कूल खोलने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ तक कि परिजन जो है वो लगातार यही कह रहे हैं कि स्कूलों को खोला जाए, बच्चों को वैक्सीन मिल रही है, यहाँ तक कि टीचरों को पहले ही वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से सुरक्षा का क्या कहते हैं वातावरण बन चुका है। और स्कूलों को खोलने के लिए आज डीडीएमए की तरफ से बैठक की जाएगी जिसके अंदर रणनीति क्या होगी वो डिसाइड होगा। और ये बैठक के अंदर खुद उपराज्यपाल की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, शिक्षा मंत्री की बात करें, सभी मौजूद रहेंगे ताकि स्कूलों को लेकर जो कैसे बच्चों की पढ़ाई है वो भी सुचारू रूप से पटरी पर आ सके। जी राजीव, डीडीएमए की बैठक आज होने जा रही है, तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। क्या कुछ अहम फैसले, कयास जो लगाए जा रहे हैं वो लिए जा सकते हैं स्कूलों के साथ साथ, और क्या फैसले आज हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आज डीडीएमए की बैठक होगी और उसके अंदर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, शिक्षा मंत्री की बात करें या फिर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें या फिर आला अधिकारियों की बात करें, इस बैठक के अंदर सभी मौजूद रहेंगे। और यहाँ तक कि ये कोशिश की जाएगी कि स्कूलों को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो काफी घटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि 2600 के करीब आंकड़े आ चुके हैं। और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश यही की जा रही थी कि आंकड़े घटे, मगर जिस तरीके से आंकड़े घटे हैं तो उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों की भी कुछ उम्मीद थी, व्यापारियों के लिए भी कुछ राहत थी, वो भी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मगर अभी ये बात करें जो नाइट कर्फ्यू की बात करें, जिनका रात में ही सिर्फ
काम चलता है तो कहीं न कहीं उनके लिए भी कुछ राहत दी जा सकती है। यहाँ तक कि मेट्रो सेवाओं के लिए जो कह सकते हैं फुल सीटिंग के साथ बैठने की अनुमति दी जा सकती है। ऑटो टैक्सियों की बात करें तो उनके अंदर भी लगातार कहीं न कहीं छूट दी जाने की बात की जा रही है। तो लगातार कहीं न कहीं कोशिश ज़रूर की जा रही है, मगर देखना होगा आज डीडीएमए की बैठक के अंदर कितने बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और शिक्षा को लेकर जो स्कूलों को खोलने की कोशिश करनी चाहिए थी, वो क्या स्कूल खुल पाएँगे या नहीं खुल पाएँगे? मगर प्रयास यही है कि आज शायद दे दे कह सकते हैं डीडीएमए की बैठक के अंदर नतीजा आ सकता है कि स्कूलों को कहीं न कहीं खोला जा सकता है। जी। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से संक्रमण दर घटने लगी है और कोरोना के मामले भी लगातार कम होते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर अब बच्चों में और अभिभावकों में स्कूल खोलने को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें स्कूलों को खोलने को लेकर और यहाँ तक कि आज जो डीडीएमए की बैठक है, उसके अंदर भी अहम मुद्दा यही होने वाला है। तो मगर बच्चों की बात माने तो बच्चों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जब उनको 15 साल से जो बड़े बच्चे हैं, उनको जब वैक्सीन लग चुकी है और यहाँ तक कि जो कुछ बच्चे रह गए तो उनको भी वैक्सीन लगाई जा रही है। टीचरों को पहले ही वैक्सीन लगाई जा चुकी थी, स्कूल स्टाफ को पहले ही वैक्सीन लगाई जा चुकी थी। तो अब स्कूलों को भी खोला जाए क्योंकि जब इस तरीके से बात करें प्राइवेट सेक्टरों की तो वहाँ पर भी सरकारी ऑफिसों को, प्राइवेट ऑफिसों को लगातार 50% गैदरिंग के साथ-साथ खोल दिया गया। मगर यहाँ पर स्कूलों को खोलने की जो प्रक्रिया है, वो भी अपनाई जाए ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है, जो ऑनलाइन के माध्यम से पूरी नहीं हो पा रही थी, वो क्लासों के अंदर पूरी हो सकती है और यही चीज़ अभिभावक भी चाहते हैं कि बच्चों को जब वैक्सीन मिल चुकी है, तो बड़े बच्चों की जो क्लासेस है, उनको खोला जाए। मगर प्रयास ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो 12 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनकी भी पढ़ाई जो है, वो सुचारू रूप से स्कूलों के माध्यम से चल सके। जी। फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही है, बच्चों स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, उसको लेकर बच्चों की क्या कुछ प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल फिलहाल? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ऑनलाइन के माध्यम से जो पढ़ाई हो रही है बच्चों की, उसके लिए बच्चे बिल्कुल कह रहे हैं कि बच्चे को यही कहना है कि जो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई है, वो इतनी सुचारू रूप से कारगर नहीं है, जितनी होनी चाहिए थी। जो स्कूलों के अंदर पढ़ाई होती है, वो ऑनलाइन के माध्यम से नहीं हो पा रही है और ऑनलाइन की जो क्लासेज़ है, वो लगभग सभी बच्चे जो हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर हैं, मगर बच्चे यही चाहते हैं कि अब स्कूलों को खोला जाए, उनको वैक्सीन दी जाए जल्द से जल्द। जो बच्चे रह गए, उनको भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। मगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर अस्पतालों के अंदर लगातार वैक्सीन की प्रक्रिया की बात करें, वो बढ़ाई जा रही है। बच्चों के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। जब ये भी कहा जा रहा है कि 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। उस अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों के अंदर लगभग कह सकते हैं 80% के करीब बेड जो है वो खाली है। जो बुजुर्ग हैं या फिर क्या 60 साल से ऊपर के लोग हैं या फिर जिनको और किसी बीमारी की वजह से अस्पतालों के अंदर भर्ती हैं, वो ज़रूर अस्पतालों के अंदर बेडों पे हैं। मगर लगातार सुविधाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएँ बिल्कुल बढ़ाई जा रही हैं। जी। स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है और जो बच्चों के स्कूल हैं, एजुकेशन है, उसको लेकर आज फैसला हो सकता है। ये डीडीएमए की बैठक में बताया जा रहा है, जिस तरीके से आपने बताया। इसी के साथ डीडीएमए और भी कई पाबंदियां जो है, या तो उनमें ढील दे सकता है या फिर यूं कहीं की लापरवाही जो लोगों की चल रही है, उसके मद्देनजर क्या पाबंदियों को कुछ बढ़ाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें डीडीएमए की बैठक की, तो डीडीएमए की बैठक के द्वारा यही कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाए और यहाँ तक कि डीडीएमए की बैठक के अंदर जिस तरीके से बाज़ारों के अंदर जो भीड़ है, यानी कि ऑड इवन हटाने के बाद में और जो कह सकते हैं वीकेंड्स कर्फ्यू हटाने के बाद में जो बाज़ारों के अंदर भीड़ देखने को मिल रही है, उससे कहीं न कहीं खतरा ज़रूर बना हुआ है और इसी को लेकर शायद आज अधिकारियों को बिल्कुल सख्ती बरतने के लिए कहा जा सकता है। अगर सख्ती बरती जाती है, तो बाज़ारों के अंदर जो भीड़ है, उसको कंट्रोल करने के लिए बात की जाएगी और यहाँ तक कि लगातार जो मार्केटों के जो अधिकारी हैं या फिर कहें मार्केटों की एसोसिएशन है, उनको भी कहा जा सकता है कि मार्केटों के अंदर भीड़ को कंट्रोल किया जाए ताकि हर ग्राहक के आने वाले को जो वायरस का खतरा है वो कम से कम हो। और यहाँ तक कि सुविधाओं की बात करें तो लगातार सुविधाओं के लिए भी कोशिश की जाएगी, मगर देखना होगा इस बैठक से कितने बड़े नतीजे निकल के आते हैं। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में 18वें विधानसभा के लिए साल 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग 10 फरवरी को होगी। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार यानी आज गोरखपुर सदर सीट से अपना नामांकन करने जा रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत
पार्टी के कई दिग्गज मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में पिछले 33 वर्षों से कुल 8 चुनावों में 7 बार बीजेपी और 1 बार हिंदू महासभा के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। खास बात यह है कि इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का ही बहुत बड़ा सहयोग रहा। साल 2002 में इस सीट से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा से जीते, लेकिन जीतने के बाद ही वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसी समय से वे लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए गोरखपुर से संवाददाता गोविंद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, फिलहाल जिस तरीके से आज ये जो नामांकन करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उसको लेकर किस तरीके की फिलहाल बीजेपी में तैयारियां और गोरखपुर में किस तरीके का उत्साह है? देखिए, बात करें मुख्यमंत्री की तो कल ही उनका आगमन गोरखपुर हो चुका था। उन्होंने कल ही विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ बैठक की, अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जीत का मंत्र उनको देते हुए कल नामांकन होने में पूरी प्रक्रिया जो है वो कल ही समझा दी गई थी। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी इनके नामांकन में मौजूद रहेंगे। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आज एक जनसभा है, 1000 लोगों की ये जनसभा तय की गई है और चुनाव आयोग के जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए 1000 लोगों को बुलाया गया है, जिसमें शिक्षक, उसके साथ ही अधिवक्ता, चिकित्सक अधिकारी और व्यापारी वर्ग के साथ संभ्रांत नागरिक हैं, जिसमें नामांकन के पहले वहां सभा को संबोधित किया जाएगा, जिसमें अमित शाह और स्वतंत्र देव सिंह के साथ ही धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से बाबा गोरखनाथ का दर्शन करने के बाद नामांकन करने के लिए गोरखपुर की कलेक्ट्रेट कचहरी में पहुंच जाएंगे और उनके साथ ये तीनों बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। जी, गोरखपुर वासियों में उत्साह किस तरीके का गोविंद है? क्योंकि देखिए, सीएम जो है पहले अयोध्या से उनके चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी। हालांकि गोरखपुर जो सीट है वो पिछले 7 सालों से लगातार बीजेपी के ही पाले में है। उसके बाद अब जब सीएम को उतारा गया है योगी आदित्यनाथ को, किस तरीके की लहर, किस तरीके की हवा वहां पर है और उनके समर्थन में कैसा माहौल? देखिए, हम जब यहाँ के लोगों से बात किए तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि गोरखपुर में ये सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए जो जीत है वो ऐतिहासिक हो गई। भारी मतों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। तो गोरखपुर के लोगों में उत्साह है, गोरखपुर के जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनमें भी उत्साह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जो सीट मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में, जो भी विधानसभा सीट है उनमें वो सीधे नजर बना सकते हैं और गोरखपुर से चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐतिहासिक मतों से विजयी भी हो सकते हैं और जो सीटें हैं उसमें भी पूरी तरीके से निगाह बनाते हुए बीजेपी को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जी, गोरखपुर में समीकरण क्या कुछ बन रहे हैं इसी सीट पर गोविंद? अगर बात करें तो तमाम अलग दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों की बात करें तो अगर जोड़कर देखें तो क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं? देखिए मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी शहर विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने पर्चे नहीं खोले हैं, किसी भी प्रत्याशी का नाम यहाँ घोषित नहीं हुआ। हालांकि कुछ नामें चल रही हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता उपेंद्र शुक्ल थे, उनकी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारने का समाजवादी पार्टी मन बना चुकी है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है। बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी ने अपना एक प्रत्याशी विजय श्रीवास्तव के रूप में शहर विधानसभा से उतार दिया है। वहीं बसपा ने भी एक प्रत्याशी अभी शहर विधानसभा से उतार दिया, लेकिन जो मुख्य कांटे की टक्कर समाजवादी पार्टी दे रही है उसने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। शहर विधानसभा से उसने किसी भी प्रत्याशी का अभी भी जिक्र नहीं किया। जी, कांग्रेस के प्रत्याशी का भी क्या कुछ फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? और जो क्योंकि मुख्य विपक्षी दल के रूप में सपा है तो सपा ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अगर वो जिस तरीके से आपने बताया कि दिग्गज नेताओं को उतारती है, बीजेपी नेता के जो धर्मपत्नी है उनको उतारती है, तो क्या सियासी समीकरण आप देख रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण है, ब्राह्मण में वो बहुत पहले से ही लगभग 4 दशकों से वो बीजेपी में थे और बीजेपी के साथ संगठन में कई बड़े पदों पर रहे। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोकसभा के जो उपचुनाव थे उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा। फिर भी बीजेपी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको देते हुए विधानसभा के उपचुनाव में उनको उतारा था। इस लिहाज से जो ब्राह्मण वोट है इसमें काफी हद तक उनकी पकड़ मानी जाती है। अब सपा में आएंगे और सपा से अगर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो जीत का अंतर होगा वो कम हो सकता है। जी,
ठीक है, जीत का अंतर कम हो सकता है। इसी के साथ फिलहाल किस तरीके से तैयारियां, प्रक्रिया जो पूरी कर ली गई है, और गृह मंत्री जो हैं अमित शाह वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा भी, स्वतंत्र देव सिंह भी, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ तैयारियां? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कल ही जो खुफिया विभाग है और जो सुरक्षा कर्मी है वो कल ही यहाँ पे आ चुके थे। और जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो काफी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स, एसएसबी के जवान और खुफिया विभाग कल से ही तैनात हो गई थी, क्योंकि बड़े दिग्गज नेता है, गृह मंत्री हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। और एडीएम वित्त जो है उनके कक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नामांकन करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जो रास्ते हैं उनको बैरिकेड कर दिया गया है। नामांकन कक्ष में रूट डाइवर्जन भी कर दिया गया है, ताकि जो नामांकन करने लोग आए उनको कोई दिक्कतें ना हो। तो जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। जी गोविंद, इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नामांकन में दिग्गज तो रहेंगे ही, क्या कोई स्थानीय नेता भी उनके साथ मौजूद रहेगा? और इसी के साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी कि तमाम जो प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, उसके बाद जनसभा जो है उसको भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उसकी क्या कुछ तैयारियां? जनसभा की बात करें तो कल ही जनसभा को लेकर तैयारियां कर ली गई थी। हालांकि रात में बारिश हुई, इसको देखते हुए भारी बरसात गोरखपुर में हुई और थोड़ा सा मौसम भी खराब हुआ। इसको देखते हुए आज थोड़ी बहुत तैयारियां जो बची थी, रात में जो तैयारियां थोड़ी सी खराब हुई, उसको लेकर आज तैयारियां की गई थी। और अभी लगभग पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कर दी गई हैं। लोगों को बैठने की व्यवस्था हो गई है और जो निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन है उसको देखते हुए सीमित संख्या करते हुए 1000 लोगों, जो संभ्रांत लोग हैं, उनको चुनकर उसमें बुलाया गया है। तो जो तैयारियां हैं जनसभा को संबोधित करने का जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। जी ठीक है गोविंद, कितने बजे तक सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो नामांकन करेंगे? जी मुस्कान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ लगभग 11 बजे सीएम योगी आज नामांकन करेंगे। 11 बजे का टाइम है। हालांकि 10 मिनट इधर उधर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 11 बजे का टाइम है, वो नामांकन कर सकते हैं। जी ठीक है गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। यहाँ का बजट एक राज्य के बराबर होता है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। ऐसे में बृहन मुंबई महानगर पालिका का बजट पेश हुआ है। बीएमसी का ये बजट 45,949.21 करोड़ का है। इस साल के बजट में 17.70 की बढ़ोतरी की गई है। और अब एक तरफ बजट की तारीफ सत्ता पक्ष शिवसेना कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे सिर्फ चुनावी बजट बता रहा है। बीएमसी ने अपना आम बजट मुंबई के लोगों के लिए रखा और इस बजट में कोरोना को देखते हुए हेल्थ पर भी जोर दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया गया। सत्ता पक्ष शिवसेना का दावा है कि इस बजट में वो सारे वायदे पूरे किए गए हैं जो अपने कार्यकाल में शिवसेना ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल बजट एक बार फिर से पेश हो गया है बीएमसी का, और मुंबई में जिस तरीके से बजट पेश हुआ, किस तरह अहम ये बजट आप देख रहे हैं तमाम समीकरणों को देखते हुए? मुस्कान, देखिए जो बजट पेश हुआ है ये पिछले बजट के अपेक्षा काफी बड़ा बजट बताया जा रहा है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एजुकेशन और हेल्थ पर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है। लेकिन विपक्ष की माने तो वो इस बजट के बाद ही बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और उसे लेकर के विपक्ष का यह आरोप है कि जो बजट महानगर पालिका की तरफ से रखा गया है ये मात्र एक चुनावी बजट है। किसी स्लम इलाके में या गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए इस बजट में कुछ खास नहीं दिया गया है। उद्योगपति व्यापारियों को इस बजट में बढ़ावा दिया गया और सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं, जो काम है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस दिया गया है। विपक्ष के भी कई आरोप हैं इस पर। जी ठीक है मुरारी, इस बजट में क्या कुछ खास है ये भी बताएं। मुस्कान, देखिए इस बजट में अगर सबसे खास की बात करें तो एजुकेशन के अलावा हेल्थ को लेकर के सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बजट रखा गया है।
हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे हेल्थ केयर की शुरुआत की गई है, जहां पर सारे ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एक्सरे जैसी जो चीजें हैं वो निःशुल्क किया जाएगा। बीएमसी ने दावा किया है कि हर साल लगभग 800 डॉक्टर जो है वो जो है कि ये पढ़ाई करके डिग्री लेकर के आते हैं और वो इस पूरी योजना को संभालेंगे। इसके तहत वो जो है स्लम इलाकों में जो बीमारियां होती है या फिर महामारियां आती हैं उससे निपटने में थोड़ी आसानी होगी, और जो बड़े हॉस्पिटल्स है या फिर कह सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर जो लोगों के पैसे लगते हैं उनसे थोड़ी राहत मिलेगी। तो एजुकेशन के अलावा हेल्थ को लेकर के सबसे ज्यादा इस बजट में बताया गया है। जी मुस्कान। एजुकेशन और हेल्थ के अलावा और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको लेकर यहाँ पर बातचीत की गई थी, बजट दिया गया है, और क्या उनमें वाकई पहले की अपेक्षा काम हो सकता है? देखिए तो कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि बीएमसी के जो वादे होते हैं या जो उनके बजट होते हैं वो कहने और सुनने में काफी अच्छा लगता है। बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि कुछ घंटों के ही बरसात में मुंबई पानी पानी होती है। हर बार रोड को अच्छा बनाने के लिए, गटर नालों के लिए एक भारी भरकम बजट बनाया जाता है, लेकिन इस बजट का जमीनी स्तर पर कोई रिजल्ट नहीं होता और यही वजह है कि समय समय पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ इस बजट को लेकर सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट है, खास करके जो कोस्टल रोड बनाए जा रहे हैं जिसपे शिवसेना लगातार अपनी पीठ थपथपा रही है, प्रोजेक्ट को काफी तेज करने के लिए उसे एक अलग बजट के तहत देखा गया है। जी मुस्कान। ठीक है, शिवसेना इसको लेकर पूरे तरीके से एक अहम बजट बता रही है क्योंकि उनकी सरकार है, तो इसलिए उन्होंने साफ कहा है कि यह बजट जो है वो आम जनता के लिए है। लेकिन आम जनता क्या वाकई इस बजट से खुश है? मुस्कान, देखिए आम जनता कहीं से खुश दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बजट में कचरे से पैसे वसूलने के लिए, बीएमसी की कमाई को ग्रोथ देने के लिए योजना बनाई जाती है। बृहन मुंबई महानगर पालिका की गाड़ियां जो कचरा उठाती हैं, जो स्लम इलाकों में घर घर जाकर के कचरा उठाते हैं, ऐसे लोगों से अब बीएमसी पैसे वसूलने की तैयारी में है, जिसे लेकर के लोगों में नाराजगी है। बीएमसी के मुताबिक लगभग 178 करोड़ रुपए इसकी आय हो सकती है अगर इस नियम को लागू किए जाते हैं। तो आम जनमानस के जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें इस बजट से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उनके ऊपर एक कचरे का कर्ज देने का, कह सकते हैं कि शुल्क देने का लोड डाला गया है। जी ठीक है, लेकिन क्या विपक्ष इसका विरोध नहीं कर रहा है मुरारी? देखिए विपक्ष में विनोद मिश्रा बीजेपी से जो नेता है महानगर पालिका में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने जो महानगर पालिका ने जो बजट लाया है वो महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर इस बजट को लाया है और इस बजट से सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो कुछ न कहते हुए विपक्ष उनके ऊपर जो आरोप लगाया है, ये आरोप बड़े आरोप है, क्योंकि इस बजट में गरीब तबके के लिए कोई योजना, अगर कहें तो 500 वर्ग फुट के जो घर हैं उस पर जो है कि बीएमसी दाव खेली है कि उनके ऊपर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि जो स्लम इलाके हैं जहां पर झोपड़पट्टी है, इन इलाकों में कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। हालांकि सबसे ज्यादा समय समय पर स्लम के इलाके ही प्रभावित होते हैं। मुस्कान। ठीक है मुरारी, और इसी के साथ ये भी बताएं कि जो विपक्ष है वो इसका विरोध कहीं ना कहीं नहीं कर रहा है, और अगर विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है तो इसका कारण आप क्या समझें? क्योंकि देखिए बजट का विरोध लगातार विपक्ष जब करता है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है उसको वो भी सोचने पर मजबूर होती है। ये बजट आम जनता के लिए नहीं है। हमने केंद्र सरकार का भी बजट देखा, वो भी कुछ खास आम जनता के लिए नहीं रहा। तमाम विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आम जनता पिसती नजर आ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा। अगर बजट की बात देखें, जिस बजट को लेकर के आवाज उठनी चाहिए वो सुर दिखाई नहीं दे रहे। इसके पीछे की वजह अगर मुस्कान हम समझना चाहे तो महानगर पालिका चुनाव है, क्योंकि विपक्ष भी नहीं चाहते कि इस बजट को लेकर के कोई ऐसी बयानबाजी हो कि जो बड़े कह सकते हैं कि उद्योगपति व्यापारियों के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं इनसे न कटे। तो चुनाव को देखते हुए इस अपनी राजनीति के लिए कह सकते हैं कि खामोशी देखी जा रही है। मुस्कान।
ठीक है, अपनी राजनीति के लिए खामोशी देखी जा रही है, ये बात भी कहना गलत नहीं होगा। फिलहाल बीएमसी में चुनाव कब तक होंगे, मुरारी ये भी बताएं, और किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या इस बजट से एक बार फिर से ये जो बीएमसी जो है वो एक बार फिर से जो अब चुनाव होंगे उसमें शिवसेना और तमाम जो गठबंधन दल है वो एक बार फिर से कब्जा कर पाएंगे? देखिए, ये तो पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन इस बार का जो महानगर पालिका चुनाव होगा वो लगभग 25 साल पुरानी राजनीति देखने के लिए मिलेगी, जहां पर शिवसेना बीजेपी की सहयोगी थी, लेकिन अब ऐसे में बगावत के सुर पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब ऐसे में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के अगर गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो शायद महानगर पालिका पर वो काबिज रहे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में अगर गठबंधन पार्टियां महानगर पालिका में आपस में असमंजस नहीं बनाई तो इसका सीधा फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी पिछले 25 सालों से शिवसेना के साथ जिस तरीके से महानगर पालिका में भूमिका निभाई है और आज भी समय समय पर जिस तरीके से अपने वादों के साथ आ रही है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है। मुस्कान। मुरारी, देखिए जिस तरीके से अभी बजट पेश हुआ है, हमने हाल ही में देखा था मॉनसून सीजन चला, लगातार बारिश हुई मुंबई में, उस समय क्या हालात मुंबई के रहे। मुंबई वासी सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो मुंबई के डूबने से ही परेशान रहते हैं, और वही चीज जो है उसका सुधार नहीं हो पाता है। अब के जो बजट है, क्या इसमें उम्मीद लगाई जा रही है? बीएमसी अधिकारी ये बात कह रहे हैं क्या कि कोई आश्वासन उनका कि इसमें अब काम होगा? मुस्कान, देखिए, एक राज्य के बराबर बृहन मुंबई महानगर पालिका का बजट होता है। हर प्रोजेक्ट के पीछे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और हर साल बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ घंटों की बरसात में मुंबई जिस तरीके से डूबती है, मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें जिस तरीके से प्रभावित होती है, मुंबई से सटे अगर इलाकों की बात करें तो वहां पर जिस तरीके की स्थितियां बनती है, ऐसी परिस्थिति में बजट के बाद अगर उस पर सही तरीके से काम होता है, गटर, नाले और पानी की निकासी के लिए कोई उचित कदम उठाए जाते हैं, तो आने वाले समय में अच्छी स्थितियों में, खराब परिस्थितियों में निपटने के लिए बीएमसी तैयार रहेगी। लेकिन सिर्फ ये जो बजट होते हैं ये बृहन मुंबई महानगर पालिका से लेकर कागजों तक सीमित हो जाते हैं, और यही वजह है कि हर साल समस्याओं से जूझना पड़ता है। मुस्कान। ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनपी न्यूज़। नमस्कार।